साथियों, मैं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय पर खड़ा हूँ। पहले इसका नाम मुगल सराय जंक्शन था, लेकिन 3-4 साल पहले इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से किया गया है। यह नाम परिवर्तन उनके स्मृति में किया गया है। उनकी हत्या जो 10 फरवरी 1968 की रात को इसी दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगल सराय जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 के आउटर में किया गया था। उनकी लाश वही रेलवे ट्रैक पर मिली थी 10 फरवरी को, और उस लाश को लाया गया था यहाँ मुगल सराय जंक्शन पर, और फिर बाद में पोस्टमार्टम वगैरह के लिए उनको भेजा गया था। और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लखनऊ से पटना के लिए जा रहे थे। ट्रेन में वो जौनपुर स्टेशन में रात के 2 बजे दिखाई दिए थे। बाद में जब उनका पता नहीं चला, मुगल सराय जंक्शन के आसपास उनकी खोजबीन हुई तो ट्रेन में गायब मिले, और बाद में किसी ने बताया कि उनकी लाश जो है रेलवे ट्रैक के पास प्लेटफार्म नंबर 1 के आउटर के पास में है। उसके बाद उनके लाश को लाया गया। उनकी हत्या की खबर सुनकर के भारतीय जनसंघ के नेताओं के बीच में काफ़ी हलचल चली मली। उस समय में यूपी में संवित सरकार थी, संयुक्त गठबंधन की सरकार थी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, जिसमें रामकृपाल यादव जो है बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री भी थे, उन्हें जानकारी मिली। और गुप्ता जी भी यहाँ पहुँचे, और दिल्ली में भी जानकारी मिली बल्लाज मधोक जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष थे वाजपेयी जी वगैरह को, और बल्ला मधोक जी तो तत्काल वहाँ से वाजपेयी जी भी निकल करके मुगल सराय बनारस होते हुए बल्लाज मधोक जी है उनके लाश के पास भी पहुँचे, और उन्होंने जो उनके अनुसार तो इनकी जो हत्या हुई थी गर्दन के पास था। उनका कहना था कि जो इन्हें कोई जहर का इंजेक्शन दिया गया, इसलिए वो रेलवे से ट्रेन से गिर गए। हालांकि वाजपेयी जी इनकी बात को नहीं मानते थे। पुलिस वालों ने भी कहते हैं बल्लाज मधोक जी उनको कपड़ा दिखाया, कोई खून के निशान नहीं था, लेकिन पुलिस की थ्योरी थी कि वो उनको कहीं जो किसी ने जो है वो ट्रेन में लूटपाट करने वाले लूट रहा होगा और पैसे नहीं दिए होंगे, इसलिए धक्का दे दिया होगा। बल्लाज मधोक जी जो है इस थ्योरी को नहीं मानते, लेकिन पुलिस के अनुसार उनके हाथ में 5 रुपये का नोट भी था, बाह में पसली में चोट के निशान भी पाए गए थे, और उनकी लाश जो है चादर अढ़ाए हुए वहाँ जो पाया गया था दीनदयाल उपाध्याय के 1 नंबर प्लेटफार्म के आगे। इसके बाद इस बात की जो है जांच के लिए भी कमेटी बनी, सीबीआई और कई इंक्वायरी बनी। श्रीमती गांधी जो थी उन्होंने जांच के लिए भी जो कमेटी बनाई, और ये जांच का दायरा बरसों होता रहा। मोदी जी की सरकार आने के बाद भी इस जांच को जो बढ़ाया गया, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला कि उनकी किसी इंजेक्शन देने से हुई, कि राजनीतिक हत्या उनकी हुई थी, या उन्हें जो है पुलिस वालों ने के अनुसार जो थ्योरी है कि किसी ने लूटपाट की घटना के काम में उनकी हत्या कर दी हुई। जैसा भी रहा हो, मुगल सराय जंक्शन जो पुराना था, योगी जी के आने के बाद जो दीनदयाल उपाध्याय जी की यादगार में जो इसका नाम DDU कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, और यहाँ इनके कई स्मारक भी बनाए गए। आज इसको लोग DDU के नाम से ही जानते हैं। तो आज मुझे इस जगह जो है प्लेटफार्म पर रुकने का भी 1 घंटे का मौका मिला, तो सोचा कि क्यों नहीं उनकी जो है वो थाने पर भी मैं गया जहाँ पर उनके मुकदमे थे, और आगे भी जो है इनके लिए जो रेलवे ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर पर जो है वो जो रेलवे के खम्भे के पास जो है उनकी लाश पड़ी हुई थी। अब मैं इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, जगह के बहाने उनकी जो बीजेपी की जो योगदान है
उसकी चर्चा करो, उनकी जो रचनाएं, राजनीतिक रचना है, राजनीतिक योगदान क्या है, उसकी भी चर्चा करो। उनका जन्म 2016 को हुआ था और 68 में उनकी हत्या कर दी गई। लगभग वो 52 वर्ष तक जिंदा रहे और भारतीय राजनीति के लिए अभूतपूर्व काम किया। प्रारंभ में तो भारतीय जो एक अच्छे लेखक थे, एक बड़े ही बुद्धिजीवी प्रतिभाशाली छात्र थे और सभी क्लासों में प्रथम आते थे, लेकिन बाद में वो प्रचारक भी बन गए और भारतीय जनसंघ पार्टी के जो संस्थापक महासचिव बने। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की तो इसके महासचिव बने, संगठन मंत्री बने और इस जो जनसंघ की जो नींव को पूरे देश में, खास करके उत्तर भारत में फैलाने के लिए उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। और साथ साथ जो बीजेपी की जो पत्रिका थी उसका भी वो संचालन करते थे और वो संघ से जुड़े थे। तो बीजेपी जो हालांकि एक संघ की ही राजनीति की इकाई है, जो 48 में बैन लगा था, तो बीजेपी आरएसएस के द्वारा सर्वप्रथम जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संघ के रूप में बनाया गया और जो राजनीतिक विंग के लिए, राजनीतिक इकाई के लिए जनसंघ की स्थापना की गई और जिससे कि जो संघ की विचारधारा के हिंदू राष्ट्रवाद को और समाज के विकास वगैरह कुछ राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए काम करें। प्रारंभ में जनसंघ को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कभी 10 के आसपास भी नहीं होते इनकी संख्या रहती थी और जो राज्यों में भी कहीं शासन नहीं था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में पूरे देश में जो है कांग्रेस की ही बोलबाला था। बाद में कुछ समय शास्त्री जी रहे और फिर इंदिरा गांधी आए। जो वाजपेयी जी के जो नेतृत्व, इन लोग वाजपेयी जी, मधोक जी, अडवाणी जी और खासकर दीनदयाल उपाध्याय जी, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि जनसंघ को सशक्त करें, तो उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने सभी वटवृक्षों के जो कांग्रेस था उस समय का, सभी छोटे दलों को मिला करके एक बड़े संगठन खड़ा करने का प्रयास किया। जैसे जो आज बीजेपी के खिलाफ में इंडी गठबंधन वाले जो है गुट बनाते हैं, पहले भी जो है उन्होंने जो है कॉमन मिनिमम सोनिया गांधी ने जो है गुट बनाया और उन्हें जो सफलता मिली, अब भी ये जारी है। वैसे ही जो है कॉमन मिनिमम पहले भी काम किया था और अब जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो इंडी वालों ने नहीं बनाया है, लेकिन जो है प्रयास में है कि बीजेपी को टक्कर दें। ऐसा ही टक्कर का प्रयास जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया ने मिलकर के 1967 में किया था और उत्तर भारत के राज्यों में जो है कांग्रेस को पराजय ही मिला था। लोकसभा में सीटें भी विरोधी दल को काफ़ी आले और कई राज्यों में ये संयुक्त गठबंधन की सरकार जो बनी थी उसमें यूपी थे, जिसमें बीजेपी जनसंघ वाले शामिल थे, बिहार थे, हरियाणा थे, पंजाब थे। इन राज्यों में जो है जनसंघ ने अपना वर्चस्व बनाया और इसको बनाने में उस समय के जो जनसंघ के जो महासचिव थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी संगठनात्मक और सैद्धांतिक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था। तो इसलिए भी जो है वो जाने जाते कि उत्तर भारत में कांग्रेस के विरुद्ध में एक सशक्त संगठन खड़ा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और 67 में ही उनका जो संभवतः सितंबर में बलराज मधोक के स्थान पर इनका जो है जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचन हुआ था। और इसके बाद ही उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एक सिद्धांत दिया, समग्र एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसमें मनुष्य का, व्यक्ति का, राष्ट्र का, समाज का सबके संबंध में चर्चा की और समग्र विकास से ही विकास हो सकता है। और आर्थिक विकास के साथ उन्होंने सांस्कृतिक विकास का पर जोर दिया। उन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांत को, कम्युनिस्टों को और समाजवाद को सिद्धांत को निकारते हुए एकात्मवाद के द्वारा जो है जनसंघ का एक नया राजनीतिक सिद्धांत दिया, जिसमें अंत्योदय समाज के जो है सभी गरीब तबकों को जो है पहले विकास किया जाए, तब जाकर के ऊपर समाज उन्नत होगा। तो नीचे के लोगों को विकसित करने का, समाज के अंतिम कड़ी को विकसित करने का उन्होंने सिद्धांत दिया।
यही जो है उनका बीजेपी का जनसंघ का आधार मिला। आज वही भी बीजेपी का इन्होंने स्वावलंबन पर जोर दिया, स्वरोजगार को पर जोर दिया और स्थानीय उत्पादन के उपयोग किया जाए और ट्रेडियन मजदूरों के हक की भी उन्होंने बात की। तो गोरेपंथ जो है उसके लिए मजदूरों के लिए और बीजेपी के जो संगठन को भी काफ़ी बढ़ाया जाए। उस समय में जो आरएसएस के प्रमुख थे, सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, तो उन्होंने भी जो है वो जनसंघ को भी मजबूत करने में संघ की जो बहुत सारी इकाइयाँ उनके समय में बनी, उनके माध्यम से जनसंघ को मजबूत करने का उन्होंने भी प्रयास किया। और वो उस समय में जब इनकी 10 फरवरी 68 की इनकी हत्या हुई, वो उस समय में इलाहाबाद में आरएसएस के कैंप ले रहे थे, वहाँ कोई बंद चल रहा था, वहाँ थे। उन्हें सूचना मिली तो बारी को किसी को मैसेज कर करके वो फिर यहाँ पहुँचे और उन्होंने निर्देश दिया भी था कि उनके आने के बाद ही उनका पोस्टमार्टम किया जाए और उस समय में भी वो काफ़ी मौजूद रहे। और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संघ के साथ भी जो है गहरी पैठ थी, तालमेल से ही काम करते थे और उनके तालमेल से ही जो है जनसंघ के प्रचार प्रसार और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से अपना नाम बदल करके 1968 में जो है 80 में मिली भारतीय जनता पार्टी बनी और 77 में तो उन्होंने चुनाव के समय में 23 समलग में समाप्त करके समझे जनता पार्टी की जो है स्थापना किया था। तो वो एक इकाई के रूप में वो जनता पार्टी के रूप में इकाई में जनसंघ था और सत्ता में भी रहा। और उसके बाद जो है 80 में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में जो विकसित होते हुए 98 में 2004 तक तो 3 तक वे सत्ता में रही और 12 वर्षों तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार है उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है, आर्थिक विचारधारा है, वो दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा है। हालांकि स्थापना इनकी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए थे और भी बड़े वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन इनकी विचारधारा जो है समग्र मानववाद का, एकात्म मानववाद का, वो महत्वपूर्ण रहा है। 67 के ही जो है लास्ट में उन्होंने जो बम्बई के एक अधिवेशन में एक 3 अपना जो है शोध पत्र प्रस्तुत किया था, अपना बौद्धिक दिया था, उसमें उन्होंने समग्र मानववाद को रखा था। लिखने के पूर्व भी इस विचार को उन्होंने गोलवलकर जी और जो संघ के बड़े लोग थे, विद्वान पुरुष थे, उस सबों से उसकी आपस में चर्चा की थी। तब उन्होंने समाजवाद और सोशलिज्म के बाद से सोशलिस्टों के विचारधारा के एक अल्टरनेटिव के रूप में एकात्म मानववाद को लिखा था और उसके प्रचार प्रसार में जोर दिया था। और इस विचारधारा पर आज भी जो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा जो है अपने विचारों को, कार्यक्रम को चलाती है। खास करके नरेंद्र मोदी जी की जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम का जो है, चाहे शौचालय की हो, पानी की हो, बिजली की हो, रोजगार की हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की हो, जितनी भी उनकी जो ग्रामीण परक योजना है, उन सब में जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना, उनके विचारों की छाप है। हालांकि जो उनकी जो ग्रामीण उद्योग और वाली बात तो जो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास पे ज़्यादा हुआ है, विदेशों से बहुत ज़्यादा सामग्री भी आता है, स्वदेशी का भी उतना उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो नीतियाँ को है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और जो है देश के विकास में जो है ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो उस सब की जो पृष्ठभूमि है, सैद्धांतिक आधार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिखा। जैसे कांग्रेस वाले अपनी गांधी की विरासत को, नेहरू की विरासत को क्लेम करते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपनी विचारधारा जो है दीनदयाल उपाध्याय जी से जोड़ते हैं और उसी के विचारों के आधार पर ही जो है ये जनता जो है बढ़ी है और जो है आज भी कायम है। तो मैं आज इस दीनदयाल उपाध्याय जी की जो स्मृति को, उनके नाम से जो बने मुगल सराय जो स्टेशन है, जंक्शन है, उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध जंक्शन है, उन्हें याद करता हूँ। और देखें यहाँ ये ट्रेनों का जो अनवरत जो है आवागमन जारी है और यही जो है सियालदा एक्सप्रेस जो लखनऊ से पटना जा रही थी, उसी में उनकी जो है 10 फरवरी 1968 को हत्या हुई थी।
मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ।